मंत्री पवन कुमार बंसल ने पेश किया 63,363 करोड़ का बजट। तत्काल और सुपरफास्ट यात्रा हुई महंगी, रिजर्वेशन और कैंसिलेशन चार्ज भी बढ़ा। बजट में राजस्थान और छत्तीसगढ़ को सौगात। बिलासपुर जयपुर में खुलेगा रेल मेल बॉटलिंग प्लांट। भीलवाड़ा में मेमू कोच फैक्ट्री तो बिलासपुर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने का प्रस्ताव। टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए दिसंबर 2013 से लागू होगी नई टिकटिंग प्रणाली। अब इंटरनेट पर 23 घंटे तक टिकट बुकिंग की होगी सुविधा। हर मिनट में 7200 टिकट हो सकेंगे बुक। पन्ना के अहीर गवा पंचायत में खुली मर्यादा अभियान की पोल। सरपंच, सचिव और अधिकारियों ने कागजों पर विकास दिखाकर राष्ट्रपति से लिया पुरस्कार। खबर भारती की पड़ताल। और भारत ने 8 विकेट से जीता चौथा टेस्ट सीरीज में 1-0 से मिली बढ़त। कप्लानपुर की शानदार पारी के लिए धोनी को मिला मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारती। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। तो रेल बजट 2013-14 पेश हो चुका है और इस बजट के पेश होने के साथ ही कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी आई है तो कुछ लोग अब भी नाराज दिखे हैं। कई लोगों की उम्मीदें पूरी हुई हैं तो वहीं कहीं कुछ ना कुछ कमी देखी गई है इस रेल बजट में। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जबलपुर से अनुभा शर्मा जो कि कांग्रेस नेता हैं वो जुड़ गई हैं। हमारे साथ भोपाल से दीपक विजयवर्गीय जो कि बीजेपी नेता है वो भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ इंदौर से सुभाष जो कि पूर्व DRM हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चाहूंगी मैं अनुभा शर्मा आपके पास, आपसे जानना चाहेंगे कि अब कहा गया कि किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो यात्री किराया है उसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो किराए पर भी किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है अनुभा जी कि लोगों को साथ एक छलावा किया गया है, क्योंकि डीजल वीजल के दाम तो सरकार ही तय करती है और बढ़ाने और घटाने का जो भी है वो सरकार के हाथों में ही होता है। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, मैं बार बार एक ही बात आपको कह रही हूँ कि रेल विभाग पर वैसे ही बहुत ज़्यादा व्यय पड़ रहा है और 33,000 करोड़ रुपए जब हम डीजल के देते हैं, रेल विभाग देता है, तो उसको कहीं ना कहीं से वो भरने होते हैं और पूरा सालाना मेंटेनेंस के लिए उसको 73,000 करोड़ रुपए देना पड़ते हैं। तो मेरा कहना बार बार आपसे यही है कि रेलवे को भी तो पैसा चाहिए, वो कैसे अपना घाटा पूरा करेगा और कैसे यात्रियों को सुविधाएं देगा। तो ये कहना कि रेल विभाग ने ये आम जन पे भार डाला है, मैं उचित नहीं समझती। जी बिल्कुल। और अनुभा जी, यहाँ पर एक सवाल मेरा और भी है कि जब भी रेल बजट पेश किया जाता है कोशिश की जाती है कि सारी बातों का ध्यान रखा जाए, हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की जाए, जितना हो सकता है कोशिश की जाती है। लेकिन एक चीज़ जो अक्सर देखी गई है अनुभा जी वो ये कि कभी भी मेडिकल जो चीज़ें होती हैं जैसे कि केमिस्ट के या मेडिकल स्टोर हो गई या केमिस्ट शॉप हो गई, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि अगर हम किसी भी स्टेशन की किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई स्टेशन या प्लेटफॉर्म होगा भारत में जहाँ पर एक केमिस्ट की शॉप होगी। बिल्कुल समय के हिसाब से अपडेट होना चाहिए और जो भी आवश्यकताएं हमारी हैं और जो नहीं पूरी हुई, ये देखिए रेल बजट आ जाने से ये नहीं है कि सब चीज़ों का अंत हो गया। गुंजाइश है, जो भी हम चाहते हैं उसमें गुंजाइश है और अपडेट तो समय के हिसाब से होते रहना चाहिए। जो कमियां हैं वो आगे पूरी होती जाएंगी। मुझे लगता है कि रेल बजट में जो जो सुरक्षा की दृष्टि से जो जो अहम मुद्दे थे उनको पूरा किया गया है और जो कमियां रह गई हैं वो आगे पूरी की जाएंगी। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। तो रेल बजट पेश हो चुका है, उसी पर चर्चा कर रहे हैं हम और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां जीत हुई है और कहां हार हो रही है। फिलहाल अहम खबर आ रही है इससे जुड़ी हुई विदिशा से, जहां पर रेल हादसा हुआ। आपको बता दें कि ट्रेन से कटकर 2 छात्राओं की मौत हो चुकी है और इस मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया है, पथराव किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस पथराव में एक रेल कर्मी की मौत हो चुकी है और स्टेशन मास्टर की हालत जो है वो गंभीर है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, आज ही रेल बजट पेश किया गया है और आज ही एक रेल हादसा देखने को मिला है। विदिशा में 2 छात्राएं ट्रेन की चपेट में आई हैं और उन दोनों छात्राओं की मौत हो गई है। स्टेशन मास्टर की हालत गंभीर है क्योंकि यहाँ पर गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया है। हमारे संवाददाता अतुल पाठक अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ। अतुल,
रेल हादसा हुआ है, 2 छात्राओं की मौत हुई है और लगातार हम अपडेट बता रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से गुस्साए लोगों का हंगामा देखने को मिल रहा है वहां पर। अब कैसी तस्वीर बनी देख रहे हैं आप वहां पर? नहीं देखिए, हालात जो है वो जी अभी भी काबू में नहीं है पुलिस की। और जिस तरह से उपद्रव हुआ 2 बच्चों की ट्रेन से कटने की घटना के बाद जो उपद्रव हुआ उसका असर ये देखने को मिला कि रेलवे सुपरवाइजर भगवान दास की मौत हो गई, जबकि रेलवे के जो स्टेशन मास्टर है वहाँ के संकेत बंसल वो बुरी तरह घायल हैं। उन्हें विदिशा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बंसल 70% जल चुके हैं। और इसके बाद इनको बचाने के लिए जो तहसीलदार एचएन विश्वकर्मा अभी मामूली रूप से घायल हो गए हैं और इसके कारण रेलवे सिग्नलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। अप एंड डाउन की दोनों तरफ की ट्रेनें। अतुल, काफी देर से हम लोगों का गुस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर लोग काफी गुस्से में हैं। 2 छात्राओं की मौत हो गई है और पहले भी यहाँ पर ऐसे हादसे हो चुके हैं। क्या कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है? क्या किसी तरह से लोगों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई है यहाँ पर? नहीं देखिए, लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी की गई है और पुलिस बल भी भेजा गया है, लेकिन घटना जो हुई है उसमें पहले 2 बच्चों की मौत हुई तो ग्रामीणों की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें 2 और लोग जो हैं वो हताहत हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद अब स्थिति ये है कि रेलवे कर्मचारी गुस्सा गए हैं और जो रेलवे कर्मचारी हैं उन्होंने काम बंद कर दिया है। भोपाल और हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह काम बंद हो गया है। तो एक तरफ बजट पेश कर रहा, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के जो भोपाल रेल मंडल है वहां पर बिल्कुल विपरीत स्थिति बन गई है। यात्री खासे परेशान है। भोपाल स्टेशन हो चाहे हबीबगंज स्टेशन, यात्रियों का हंगामा चल रहा है। पहले ग्रामीणों का हंगामा देखा, फिर रेल कर्मियों की हड़ताल हुई, इसके बाद यात्री नाराज है। यानी पूरी तरह से अराजक स्थिति यहाँ पर भोपाल रेल मंडल के अंदर बन चुकी है। जी बिल्कुल। तो अतुल, अब क्या लगता है कि अब कितनी देर में स्थिति जो है वो अब कंट्रोल में आ सकेगी, लोगों को समझाया जा सकेगा? तो देखिए, लोग भले समझ जाएं, लेकिन जो नई परिस्थितियां बनी हैं उससे रेलवे का जो प्रशासन है वो और ज्यादा मुसीबत में आ गया है, क्योंकि रेलवे कर्मचारियों ने ही हड़ताल कर दी है। ऐसे में जो पूरा सिस्टम है वो ठप होने की आशंका है। अप एंड डाउन की ट्रेन और ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर अब जो है रेलवे को सबसे पहले अपने ही कर्मचारियों को समझाना पड़ेगा कि इस तरह से काम बंद करके आम जनता को परेशानी में डाला गया है। कुल मिलाकर जो हालात हैं उनको बिगाड़ने के लिए परिस्थितियां लगातार खराब होती चली जा रही हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो है हालात काबू में आते दिखाई नहीं देते और आने वाले समय में जो यात्री हैं वो चलिए बिल्कुल, तो हालात काबू करने की कोशिश की जा रही है। तो नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ट्रेन हादसा हुआ है यहाँ पर, आपको बता दें कि ट्रेन की चपेट में आने से 2 छात्राओं की मौत हो गई है। रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रही थी, ये रेलवे क्रॉसिंग पर ये हादसा हुआ, आपको बता दें। और इस हादसे के बाद से गुस्साए लोगों ने जमकर वहां पर हंगामा किया है, पथराव किया है और आगजनी को भी अंजाम दिया है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। अनुभा शर्मा, कांग्रेस नेता, जबलपुर से बनी हुई है हमारे साथ, और हमारे साथ इंदौर से सुभाष जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व डीआरएम हैं। आपसे जानना चाहेंगे सुभाष जी कि हम रेल हादसों की बात करते हैं, रेलवे क्रॉसिंग पर अक्सर ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं और अभी आपने खबर सुनी होगी विदिशा से, जहां 2 छात्राएं ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। ऐसे हादसों पर लगाम कब तक लगाई जा सकेगी? क्योंकि बजट में बात तो की जाती है लेकिन हादसे रुकते नहीं हैं। इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भी मैंने खबर सुनी है आप ही की चैनल के ऊपर कि लेवल क्रॉसिंग के ऊपर 2 छात्राएं जो शायद गाड़ी सामने से आ रही थी उसके बावजूद भी उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की। मुझे व्यक्तिशः बहुत दुख है। सुभाष जी, यहाँ पर 2 होनहार प्रतिभावान छात्राएं मर गई। हाँ सुभाष जी, आपको मगर इस हादसे के लिए सुभाष जी आपको सही करना चाहूंगी यहाँ पर, मौत हुई है। सुभाष जी आपको सही करना चाहूंगी यहाँ पर, जब 2 छात्राएं रेलवे क्रॉसिंग रेलवे जो पटरियां वो पार करने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा था कि क्या हम क्रॉस कर सकते हैं, क्या कोई ट्रेन तो नहीं आ रही? तो रेलवे मास्टर ने कहा था कि आप क्रॉस कर सकती हैं, अभी फिलहाल कोई ट्रेन नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही वो पटरी पर पहुंची वैसे ही ट्रेन आ गई। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्रेन देखा था, उन्होंने पूछा था, स्टेशन मास्टर ने मिसगाइड किया, उसके बाद ये हादसा हुआ है। इसकी तो जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी ट्रेन इतना आवाज़ करते हुए आती है
स्टेशन मास्टर से पूछने की क्या आवश्यकता होनी चाहिए। चुपचाप तो गाड़ी आती नहीं है, और गाड़ी काफ़ी दूर से सुनाई देती है, आवाज़ कहीं कम से कम आधे किलोमीटर दूर से सुनाई देती है। मुझे बहुत दुख है कि ये असामयिक मौत के ऊपर चलिए इस पर आऊंगी सुभाष जी, इस पर आऊंगी आपके पास में। फिलहाल भोपाल से योगेंद्र बरकटिया जो कि मंडल सलाहकार समिति के मेंबर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र जी आपका। बजट पेश हो चुका है, रेलवे बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को। देखिए, ये जो बजट पेश हुआ है जी, इसमें वास्तव में हम तो मध्य प्रदेश के बारे में पहले बात करेंगे जी। इसमें मध्य प्रदेश को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। ना तो कोई अच्छी ट्रेन मिली, ना कोई लंबी ट्रेन मिली, ना यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में कोई बातचीत हुई जी। और मैं पिछले 6 महीने से, जब से सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया था, तब से मैं इस बात के ऊपर लड़ाई लड़ रहा था कि भैया सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं क्या हैं जी। रेल मंडल स्तर, भोपाल मंडल स्तर पे क्या व्यवस्थाएं हैं, रेल मंत्रालय से क्या व्यवस्थाएं हैं जी। और हमेशा आश्वासन के अलावा सरकार के अधिकारियों ने कुछ नहीं दिया। वास्तव में स्थिति जहां थी वहीं के वहीं खड़ी हुई है। अभी आप जैसे चर्चा कर रही थी, बड़ी दुखद घटना बता रही थी कि 2 छात्राओं का असमय मौत का सामना करना पड़ा जी। ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा आप इस बात के ऊपर, इसकी गंभीरता के ऊपर अगर चिंता करेंगे, सन 48 से आज 2013 आ चुका है जी। 65 साल हो गए अब। कांग्रेस के पास 2.5 वर्ष का समय छोड़ दीजिए और 6 वर्ष का समय छोड़ दीजिए, 8.5 साल के समय को छोड़कर पूरा समय कांग्रेस के पास शासन के लिए रहा। पर क्यों उन्नति नहीं हुई? क्यों आज तक बेसिक व्यवस्थाएं भी रेलवे पूरी नहीं कर पाई, या पूरी कर पाने की उसमें मानसिकता ही नहीं है। ये रेलवे बजट वास्तव में एक राजनीतिक बजट का रूप ले चुका है। इसको यात्री सुविधाओं या यात्रियों से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल अपने नेताओं को खुश करने के लिए, नेताओं के लोकसभा क्षेत्रों को से उनकी दोबारा जीत सुनिश्चित करने के लिए, माहौल बनाने के लिए पर्टिकुलर क्षेत्रों का ध्यान रख करके बजट बनाया जा रहा है। अभी आप देखिए, मैं देख रहा था टीवी में कि रायबरेली को एक नई फैक्ट्री दी गई जी। क्यों दी गई? केवल लोकसभा में कांग्रेस की अध्यक्षा को उनकी लोकसभा सीट को सुरक्षित करने के लिए प्रयास किया गया जी। बाकी क्या देश में और कहीं अब कोई गरीबी नहीं बची है, बेरोजगारी नहीं बची है, या रेलवे के पास कहीं और लगाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है? ऐसा क्यों? सुभाष जी सुन रहे हैं? ये वास्तव में देश की जनता को या देश को ध्यान में रख करके किया गया कार्य नहीं है। ये वास्तव में एक राजनीतिक रूप से बनाया गया बजट है जी। और कांग्रेस की सरकार को, यूपीए की सरकार को ये पूरी तरह समझ में आ चुका है कि अगला लोकसभा चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो पर्टिकुलर अपने कुछ नेताओं को, चुनिंदा नेताओं को किस तरह से वापस लोकसभा में भेजा जाए, सारी तैयारी। जी सुभाष जी, सुना आपने योगेंद्र बरकटिया को साफ तौर से कह रहा है कि एक चुनाव आने वाले हैं और एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई है इस बजट के जरिए। योगेंद्र जी का जो मानना है वो अपनी जगह सही हो सकता है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं किसी भी तरह की राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ना चाहता, ना कोई राजनीतिक कमेंट करना चाहता हूं जी। चलिए, आप राजनीतिक कमेंट नहीं करना चाहते सुभाष जी, लेकिन आपको कोई कमी नजर नहीं आई इस बजट में? मुझे प्राप्त परिस्थितियों में ये बजट बहुत संतुलित लगा है। अगर आप जो भी इसके बारे में चर्चा करते हैं, उन्हें एक बात पे बताना चाहता हूं, थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं कि आप जो जीवन यापन के लिए जो चीज़ें आपको लगती हैं, 1 लीटर तेल ले लीजिएगा, 1 लीटर पेट्रोल ले लीजिएगा, 10 किलो गेहूं ले लीजिएगा, इसके दाम ले लीजिएगा 1970 में कितने थे और 1970 में कितनी किलोमीटर यात्रा कर सकते थे, 80 में कितना कर सकते थे, 90 में कितना कर सकते थे और अब कितना कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तरोत्तर रेल यात्री किराया अगर रिलेटिव देखा जाए, सापेक्ष रूप से देखा जाए, तो रेल किराए में निरंतर कमी हो रही है। वृद्धि का तो कोई सवाल ही नहीं है, कमी हो रही है जी। क्योंकि आप बाकी सब चीज़ों के लिए गैस के दाम बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, हल्ला गुल्ला मचता है, मगर दाम तो बढ़े ही रहते हैं।
तो जब तक दाम नहीं बढ़ेंगे तब तक संसाधन नहीं होंगे। नहीं सुभाष जी, आप कह रहे हैं यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो आपको एक बता दो कि 22 जनवरी को किराया बढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी, यात्री किराया जो है, तो दोबारा कैसे बढ़ाया जा सकता था, ये भी तो सवाल था अपने आप में। वो मुझे मालूम है 22 जनवरी को जो यात्रा किराया बढ़ाया गया है। आप ये सोचिएगा कि 9 साल पहले यात्री किराया जो था उस समय 1 ग्राम सोना, 10 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, 1 किलो चीनी, इसमें आप कितना सफर कर सकते थे? ये जरा सोचने की बात है। ये यहाँ पे आप बैठे बैठे हिसाब नहीं लगा सकते, घर जाके शांति से हिसाब लगाइए, तब आपको मेरे कथन की सत्यता समझ में आएगी। लेकिन सुभाष जी, चलिए हर बार यही कहा जाता है और हर बजट में ये कोई किराया बढ़ाई नहीं है, यही समझ आता है कि बजट नहीं है और आर्थिक तंगी से गुजर रहा है रेलवे, तो क्या कोई ऑप्शन नहीं निकाला जा सकता? क्या किसी और तरीके से जो इनकम है वो बढ़ाई नहीं जा सकती ताकि बाकी चीज़ों में कटौती की जा सके, आम लोगों को थोड़ी राहत दी जा सके? क्या अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट की सुभाष जी, तो क्या एडवर्टीजमेंट का सहारा नहीं ले सकती है रेलवे ताकि एडवर्टीजमेंट से कुछ रेवेन्यू आ सके? आप थोड़ा सोचें इसके ऊपर कि रेलवे की जो कमाई होती है जी, वो पैसेंजर ये किराए से कितनी होती है, यात्री किराए से कितनी होती है, और एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो दीगर काम है इनसे कितनी होती है। ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है एडवर्टाइजमेंट की कमाई। आप बढ़ा के कितना बढ़ा लेंगे? 100 रुपए में आप सुभाष जी, अगर एक एग्जाम्पल दूं आपको मैं, सुभाष जी एग्जाम्पल दूं आपको, तो दिल्ली में मेट्रो चलती है सुभाष जी, दिल्ली में मेट्रो चलती है और मेट्रो को बहुत अच्छी खासी आमदनी होती है एडवर्टीजमेंट से। ये आप मेट्रो की बात पूरी भारतीय रेलवे के साथ ना जोड़ें। दिल्ली एक महानगर है, वहां पर एडवर्टाइजमेंट है। आप किसी छोटे से गांव में जाके रेलवे की एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है तो कैसे कौन पैसा देगा उसके लिए? नहीं सुभाष जी, रेलवे की एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, रेलवे में एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से मेट्रो में जब हम सफर करते हैं तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम, लगे हुए होते हैं पोस्टर्स और प्रचार से, उससे मेट्रो को फायदा होता है, उससे मेट्रो को पैसा मिलता है। तो क्या इसी तरह का कोई विकल्प नहीं तलाश सकता रेलवे? खैर छोड़िए, आपके पास आऊंगी मैं सुभाष जी। फिलहाल हमारे साथ योगेंद्र बरकतिया जेबी बने हुए। योगेंद्र जी, सुना आपने सुभाष जी को, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, आटे दाल चीनी केरोसिन की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से हर चीज के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ रही है, उस तरह से किराया बढ़ाया जाना भी जरूरी है। इनके लिए ये बजट जो है कुल मिलाकर एक संतुलित बजट है, जो कहना है सुभाष जी का। देखिए मैडम, सुभाष जी का कहना, सुभाष जी की अपनी सोच हो सकती है जी, लेकिन अगर सुभाष जी को वास्तव में आम जनता के बीच में खड़े होकर के अगर इन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे ना, तब उनको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक गरीब आदमी अपना घर चला रहा है। आज उनका कहना है कि कीमतें कम हो रही हैं। वास्तविकता यह है कि अगर किसी गरीब आदमी के घर में जाकर बैठा जाए तब उनको मालूम पड़ेगा कि वो अपना घर की दाल रोटी किस तरह से पूरी कर रहा है जी। आज वास्तव में स्थिति यह है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार को आप देख लेंगे तो मध्यम वर्गीय परिवार के पास में यात्रा करना तो असंभव जैसी चीज होती चली जा रही है जी। एक तो रेलवे ने जो किराया बढ़ाता है, माल भाड़े की दरें जो बढ़ाता है, रेलवे केवल अपनी संसाधन पैसे इकट्ठे करने तक के लिए सीमित रखना चाहता है। रेलवे कभी ये नहीं चाहता कि अपने संसाधनों को इस तरह से सुनियोजित या प्रोफेशनल तरीके से व्यवहार में लाया जाए जिससे कटिंग कॉस्ट हो, आदमी के ऊपर खर्चा ना बढ़े। और ऐसा क्यों है कि जब सरकार रेलवे चला रही है और बार बार घाटा दिखा रही है और प्राइवेट पार्टियां जब काम करती हैं तो उससे कम पैसे में इससे अच्छा काम कर लेती हैं। चलिए बिल्कुल चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जबलपुर से शंकर नागदेव, जो कि रेल परामर्श दातवी समिति के सदस्य हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है शंकर जी आपका खबर भारती पर। हम रेल बजट पर चर्चा कर रहे हैं, बजट पेश हो चुका है, सबकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं, हम राय ले रहे हैं, आपकी भी लेना चाहेंगे। क्या सोचते हैं आप इस बजट को लेकर? ये रेल बजट जो है औसत रेल बजट है और इसमें जो है चुनाव की गंध ज्यादा आ रही है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान कम है, जो कि मांग होती आई है कि रेलवे सिर्फ घोषणाएं न करे, यात्रियों को सुविधाएं दे और सुरक्षा दे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस बजट को पूरा चुनावी किया गया है और बजट में अमेठी और रायबरेली को मंत्री जी ने 6 बार बोल के देश को बताना चाहा है कि वो सिर्फ
कहां पर काम कर रहे हैं। रेल मंत्री को अपने पूरे देश के रेल मंत्री होना चाहिए, सिर्फ अमेठी और रायबरेली का रेल मंत्री होने की सिद्धता प्राप्त नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि रेल मंत्री देश का होता है, किसी खास एक क्षेत्र का नहीं होता। जी बिल्कुल। लेकिन हमारे साथ शंकर जी, सुभाष जी जुड़े हुए हैं, डीआरएम हैं, ये पूर्व डीआरएम हैं, और इनका साफ तौर से कहना है कि जो बजट पेश किया है रेल मंत्री ने वो संतुलित बजट है और वो पूरी तरह से सही मानते हैं इसको। नहीं, पूरी तौर से सही मानते हैं। अब जैसे तत्काल टिकट में जो किया गया है, तत्काल टिकट बनाने का जो औचित्य ये था कि अपन ने भ्रष्टाचार कम करने के लिए कि जो लोग जल्दी किसी आकस्मिक रूप से यात्रा कर सकें। ठीक है, रेलवे को कुछ धन की आवश्यकता है तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ करना था, तो अभी वो जनवरी में बढ़ा चुके थे रेल भाड़ा। हम ये कहते हैं रेल भाड़ा ये सब लेकिन इस बजट में यात्री सुविधाओं और सुरक्षा और साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चलिए बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन रेल मंत्री पवन बंसल कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अब इनके लिए 25 से 40 किया है, यानी कि 15 रुपए बढ़ाए हैं और 45 रुपए एबॉलिश कर दिए उनका लेवी। तो आप इसे अंदाजा लगाएंगे। हाँ, लेकिन वो आप देखेंगे, मैं आपको वही बता रहा हूँ। इट इज इतना टोटल दोनों रिजर्वेशन फी और एनहांस्ड रिजर्वेशन फी को मिला के 65 करोड़ रुपया होगा। इन सब के साथ, हाँ, क्लाकेज, कैंसलेशन, रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और ये दूसरा, उसके बाद ये वैसे साथ वाला नहीं, इनके लिए 143, 70, 65, 200। नो 270, 340, no, 480, 480 crores, something like this. I'll give you please just a little bit of arithmetic. 143 plus 73 plus 65 plus 202. 2 यहाँ तक हो गया, ये हो गया। 143 plus 73 plus 65 plus 202, 267, 340, 485, 483। ये कहाँ ले रहे हैं उनसे जिस। चलिए, तो रेल बजट पर चर्चा कर रहे हैं हम। बजट पेश हो चुका है, कोई इसे संतुलित बजट कह रहा है तो किसी को इस बजट में कई खामियां नजर आ रही हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए लगातार। जबलपुर से हमारे साथ शंकर नागदेव जुड़े हुए हैं। शंकर जी, आपके पास आना चाहूंगी। रेलवे में हमने अक्सर सुना है, देखा है कि महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं होती हैं, महिलाओं के साथ काफ़ी तरह की घटनाएं सामने आती हैं, छेड़खानी की, बदतमीजी की, और बहुत सारी खबरें हमने देखी भी हैं, हमने चलाई भी हैं। उसको लेकर आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आरपीएफ में 4 कंपनियां महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात की जाएंगी, क्या ये काफी साबित होंगी? नहीं, वो काफ़ी तो कुछ हद तक तो करेंगी, लेकिन महिलाओं के लिए कोई विशेष हेल्पलाइन नहीं दी गई है। जो अकेली महिलाएं यात्रा करती हैं आजकल, उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान या ऐसी कोई हेल्पलाइन नहीं दी गई है कि जिससे महिलाएं जो अकेली यात्रा करते हैं उनके लिए क्या समाधान है। क्योंकि जो महिलाओं की सुरक्षा की चिंता है, जो साथ में परिवार के साथ या किसी के साथ करती हैं, लेकिन अकेली महिलाओं के लिए ऐसी कोई सुरक्षा की व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। उसकी आवश्यकता थी इस बजट में। जी बिल्कुल। योगेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि इन्होंने विशेष महिला बल बनाने की बात कही है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये होगी मैडम कि ये महिला बल का उपयोग केवल वीआईपी महिलाओं की सुरक्षा देने में रहेगा। वास्तव में इसका आम महिला से, आम जनता की महिला से इसका कोई लेना देना या इनके चिंता का कोई विषय ये नहीं होगा। रेलवे में जितनी भी व्यवस्थाएं की जाती हैं वो आम जनता के नाम से की जाती हैं, आम जनता के पैसे से की जाती हैं, और वो वीआईपी महिलाओं या वीआईपी परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने में की जाती हैं। और महिलाओं में आज की डेट में वास्तव में महिलाएं अपने रिस्क पे यात्रा करती हैं। जी सुभाष जी, आप क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। समय की पाबंदी है सुभाष जी, संक्षेप में। मैं ये चाहूँगा कि जब
मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ये 4 कंपनियां महिला की आरपीएफ में लगेंगी, तो पहले उनका काम देखें, उसके बाद इस पर चर्चा करें। पहले से उसके ऊपर अंदाज करना कि ये कुछ नहीं करेंगे या वीआईपी की सुरक्षा करेंगे, ये मेरे हिसाब से बेईमानी होगा। जी चलिए सुभाष जी, इस रेल बजट को 10 में से अगर आपको नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे आप? मैं इसको 8 नंबर दूंगा। चलिए, आपने 8 नंबर दिया है। योगेंद्र जी, आप कितने नंबर देंगे? मैं तो इसको 5 नंबर से भी पीछे भेजूंगा। जी चलिए, शंकर जी आपसे भी जानना चाहूंगी, आपकी नजर में कितने नंबर मिलने चाहिए इस रेल बजट को? मैंने आपसे आरंभ में ही बताया था कि औसत बजट है और ये 5 नंबर के लायक बजट है। इसको इतना अच्छा बजट नहीं कह सकते हैं जी। ये 5 नंबर के लायक बजट है जी। चलिए, बिल्कुल, तो सबकी अपनी अलग अलग राय है, अपने अपने हिसाब से नंबर दे रहे हैं। कुछ को खामियां नजर आ रही हैं तो कुछ को संतुलित नजर आ रहा है ये बजट। हालांकि सुभाष जी ने कहा कि अभी तो घोषणाएं हुई, अभी बजट पेश हुआ है, पहले से चर्चा मत कीजिए इस पर कि सरकार की कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं किया जाएगा, सिर्फ हवा हवाई साबित होगी ये घोषणा। ठीक है, हम भी इंतजार कर रहे हैं, सबकी नजरें बनी हुई हैं और आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो बजट में घोषणाएं की गई हैं, जो कुछ कहा गया है, वो कितना अमल में लाया जाता है, आखिर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों को कितनी राहत मिलती है। आप सभी मेहमानों का इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबर भारती पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।